Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चार्ल्स डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक से पूर्व साधारण धारणा यह थी कि सभी जीवधारियों को किसी दैवी शक्ति ईश्वर ने उत्पन्न किया है तथा उनकी संख्या, रूप और आकृति सदा से ही निश्चित रही है। परंतु उक्त पुस्तक के प्रकाशन सन 1859 के पश्चात विकासवाद ने इस धारणा का स्थान ग्रहण कर लिया और फिर अन्य जंतुओं की भांति मनुष्य के लिए भी यह प्रश्न साधारणतया पूछा जाने लगा कि उसका विकास कब और किस जंतु अथवा जंतु समूह से हुआ। इस प्रश्न का उत्तर भी डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन सन 1871 द्वारा देने की चेष्टा करते हुए बताया कि केवल वानर विशेषकर मानवाकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं। दुर्भाग्यवश धार्मिक प्रवृत्तियों वाले लोगों ने डार्विन के उक्त कथन का त्रुटिपूर्ण अर्थ कि वानर स्वयं ही मानव का पूर्वज है लगाकर न केवल उसका विरोध किया वरन जनसाधारण में बंदरों को ही मनुष्य का पूर्वज होने की धारणा को प्रचलित कर दिया, जो आज भी अपना स्थान बनाए हुए है। यद्यपि डार्विन मनुष्य विकास के प्रश्न का समाधान न कर सके, तथापि इन्होंने दो गूढ़ तथ्यों की ओर प्राणिविज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया। होमो हैबिलिस के सह आविष्कर्ता जॉन नेपियर के मतानुसार 1964 मनुष्य का विकास पौच अवस्थाओं से होकर गुजरा है। 1. प्रारंभिक पूर्व मानव अर्ली प्री ह्यूमन कीनियापिथेकस अफ्रीका से प्राप्त और भारत से प्राप्त रामापिथेकस के जीवाश्मों द्वारा जाना जाता है। ये मानव संभवतः मनुष्य के विकास के अति प्रारंभिक अवस्थाओं में थे। 2. बाद के पूर्व मानव लेट प्री ह्यूमन का प्रतिनिधित्व अफ्रीका से प्राप्त ऑस्ट्रालोपिथेकस करता है। 3. प्रारंभिक मनुष्य को अफ्रीका से ही प्राप्त होमो हैबिलिस द्वारा जाना जाता है। 4. उत्तरभावी मनुष्य लेट ह्यूमन के अंतर्गत होमो इरेक्टस अथवा जावा और चीन के मानव आते हैं और 5. आधुनिक मानव होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमन का प्रथम उदाहरण क्रोमैग्नॉन मानव में प्राप्त होता है। आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले सबके पूर्वज अफ्रीकी थे। होमो इरेक्टस के बाद विकास 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा का निएंडरथल मानव में अंत हो गया और दूसरी शाखा क्रोमैग्नॉन मानव अवस्था से गुजरकर वर्तमान मनुष्य तक पहुंच पाई है। संपूर्ण मानव विकास मस्तिष्क की वृद्धि पर ही केंद्रित है। यद्यपि मस्तिष्क की वृद्धि स्तनी वर्ग के अन्य बहुत से जंतु समूहों में भी हुई, तथापि कुछ अज्ञात कारणों से यह वृद्धि प्राइमेटों में सबसे अधिक हुई। संभवतः उनका वृक्षीय जीवन मस्तिष्क की वृद्धि के अन्य कारणों में से एक हो सकता है।